नमस्कार, लक्ष्य प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। वह विषय है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से, लक्ष्य प्रोग्राम के माध्यम से कई सारी विषयों की तैयारियां करवाई जा रही हैं। किस लिहाज से? आपको पता है 5 जून को जो IAS प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, उस लिहाज से आपको नागरिक शास्त्र या फिर कहें राज्य व्यवस्था की तैयारी करवाई गई है, अर्थव्यवस्था की तैयारी करवाई गई है, इकोनॉमी की तैयारी करवाई गई है, IR की तैयारी करवाई गई है। और इसके साथ साथ जो भी बीते एक साल में जो भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी महत्वपूर्ण स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, जो भी ऐसे महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए गए हैं, इन सभी से संबंधित आपको कुछ न कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। ये कंपाइलेशन के तौर पर ये प्रोग्राम इनफैक्ट शुरू किया गया है ताकि आपको अंतिम समय में यह प्रोग्राम बहुत ही मदद करे। और हमारा मकसद भी यही है कि आप इस प्रोग्राम के माध्यम से बेहतर तैयारी को अंजाम दें और बेहतर प्रिपरेशन के साथ परीक्षा भवन में बैठें। आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि स्टडी IQ की तरफ से इंग्लिश और इंग्लिश इन दोनों माध्यमों में प्री और मेंस, IAS प्री और मेंस के लिए कोर्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब हिंदी माध्यम में भी, शुद्ध हिंदी माध्यम में भी, या फिर कहें कि हिंदी माध्यम में भी यह कोर्स लॉन्च किया गया है। और IAS प्री और मेंस दोनों के लिहाज से यह कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके माध्यम से हमारी जो कोशिश है, वह कोशिश है एफोर्डेबल लागत पर, एफोर्डेबल कॉस्ट के आधार पर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री सिविल सेवा की तैयारी से संदर्भित आपको उपलब्ध कराई जाए। और इसके साथ साथ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिहाज से भी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें UPSC, UPPCS, MPPCS इन तीनों परीक्षाओं के मद्देनज़र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में जो कोर्स है वह अवेलेबल है हमारी ऐप पर। आप इसका जो लाभ है आप ले सकते हैं। यदि मैं हिंदी के कोर्स की यदि बात करूं, जो कि हिंदी में ही लॉन्च किया गया है यह कोर्स, इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, जो भी पाठ्यक्रम में विषयों की चर्चा की गई है IAS के पाठ्यक्रम में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम हो, चाहे वो मेंस परीक्षा का पाठ्यक्रम हो, सभी की विस्तार से तैयारी करवाई गई है। सभी से संदर्भित महत्वपूर्ण जो भी विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से लेक्चर्स तैयार करवाए गए हैं और ये सभी लेक्चर्स आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही इस कोर्स के अंतर्गत डाउट सेशन की व्यवस्था की गई है। इसके आधार पर आपको जब भी किसी भी विषय में किसी भी प्रकार का यदि डाउट हो, कुछ भी आपको क्यूरी हो, तो आप उसे पूछ सकते हैं और अपने जो भी क्यूरीज है उसका समाधान पा सकते हैं। तो ये सभी विशेषताएं इस कोर्स में निहित हैं। आगे बात करते हैं। आगे यदि हम आज देखें तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संदर्भ में हमारी चर्चा टिकी रहेगी। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में प्रारंभिक परीक्षा में जो पिछले 2-4 सालों का ट्रेंड रहा है, वो ट्रेंड यदि देखा जाए एक बार, तो 2018 में लगभग 12 के आसपास सवाल पूछे गए थे। 2019 में सवालों की संख्या थोड़ी बढ़ गई थी, 21 हो गई थी। 2020 में सवालों की संख्या 15 हो गई थी। 2021 में यानी बीते साल सवालों की संख्या 20 रही थी। यानी 12, 21, 15, 20 कहा जा सकता है कि 15 और 20 का रेंज तो अमूमन इस परीक्षा में देखा गया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संदर्भित सवालों का। ये सवाल जो भी बीते एक साल में, 1.5 साल में जो भी पर्यावरणीय गतिविधियां रही हैं उनसे संदर्भित कई बार रहते हैं। और इस लिहाज से हमारी कोशिश है कि बीते एक साल में जो भी पर्यावरणीय गतिविधियां रही हैं इसको इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाए। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर नज़र डालते हैं। लेकिन इस खबर पर बात करने से पहले मैं आपके साथ और भी कुछ बात करना चाहता हूं। वो ये है कि IAS प्री की जो परीक्षा 5 जून को होने वाली है, इसका एक और क्या महत्व है। 5 जून का और क्या महत्व है? केवल IAS प्री के एग्ज़ाम के कारण से ही इसका महत्व है या फिर और भी कोई महत्व है? इसका एक बड़ा महत्व ये है कि इसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को ही
विश्व पर्यावरण दिवस या फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है? जानकारी है आप लोगों को, होनी ही चाहिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? इस दिवस का आयोजन किया जाता है यूनेप के द्वारा, है ना, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? थीम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओनली वन अर्थ, थीम 2022, ठीक है ना। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का लेक्चर है, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि यही बता दूं कि भाई जिस दिन आपकी परीक्षा है उस दिन पर्यावरण दिवस ही है, तो बेहतर यही है कि इससे संदर्भित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको जानकारी में रहे, वो आपको अवगत रहें, उससे आप ओनली वन अर्थ थीम है, ये सब आपको क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन की बात की गई है। लोकसभा में इससे जो जुड़ा हुआ विधेयक है इसे पेश किया गया है, लेकिन अभी इस पर कोई भी आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसे अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है। इससे संदर्भित जो भी प्रावधान है उस पर विचार विमर्श करने के लिए अभी इसे अधिनियमित नहीं किया गया है, ये आप स्पष्ट जान लीजिएगा। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो संशोधन विधेयक है ये तो 2021 का है, लेकिन जो अधिनियम है ये अधिनियम है 1972 का, है ना। तो ये जो संरक्षण अधिनियम है वर्ष 1972 का है। इसी तरीके से कुछ अन्य अधिनियम भी हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी हो जानी चाहिए, जैसे कि वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, एक तो ये अधिनियम है। दूसरा अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है ना। तो ये सब जो अधिनियम है ये किस वर्ष अधिनियमित हुए थे, इस लिहाज से भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैच करने के स्तर पर भी सवाल बन सकता है, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इन तीनों अधिनियमों के बारे में आप बताइए, ये तीनों अधिनियम किस किस वर्ष गठित किए गए थे, या फिर इनके गठन का जो क्रम है, इन अधिनियमों के पारित होने का जो क्रम है वो क्या है। तो जब तक आपको वर्ष के बारे में पता नहीं रहेगा कि कौन सा अधिनियम 1972 में बना था, कौन सा अधिनियम 1980 में या कौन सा 1986 में बना था, तो आप उसे क्रमवार सजा नहीं पाएंगे। तो ये क्रम ध्यान रखने के लिए आवश्यक है कि वर्ष भी आपको ध्यान में रहे। आगे बात करते हैं। यदि अब बात करें कि भाई संशोधन के कंटेक्स्ट में जो ये विधेयक लाया गया है इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो प्रजातियां हैं, जो स्पीसीज हैं, उनकी संख्या बढ़ाने की वकालत की गई है इस विधेयक के माध्यम से। दूसरी बात की गई है कि जो साइट्स एक संस्था है जिसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसको भी इसमें इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है इस विधेयक के अंतर्गत। और इसके जो 3 महत्वपूर्ण अपेंडिसेस हैं उसे भी शामिल करने की बात की गई है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चर्चा इस विधेयक के अंतर्गत मिलती है। यदि हम इस अधिनियम की बात करें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें, तो इसके अंतर्गत वन्य प्राणियों को, पक्षियों को और पादपों को, इनके संरक्षण के संदर्भ में इस अधिनियम में बात की गई है। ध्यान रखिएगा, वन्य प्राणी यानी वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स यानी पक्षी और पादप प्लांट्स, इनके संरक्षण की बात इस अधिनियम में मिलती है। आगे यदि हम और देखें कि इस बिल में और क्या क्या प्रपोजल्स हैं, तो इसमें जो शेड्यूल्स हैं, जो अधिनियम में शेड्यूल्स हैं टोटल 6, और इसे घटाकर 4 किए जाने की बात की जा रही है। 6 से घटाकर 4। यदि शेड्यूल्स की बात करें, कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 और 2 के अंतर्गत जो भी संकटापन्न प्रजातियां हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। शेड्यूल 3 और 4 में भी कुछ ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इसमें वैसे जानवरों या फिर वैसे प्राणियों को शामिल किया गया है जो कि विलुप्ति के कगार पर नहीं हैं। दे आर नॉट इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट,
जो कि विलुप्ति के कगार पर नहीं है, और जबकि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में वैसे प्राणियों को शामिल किया गया है जो कि संकटापन्न प्रजातियां हैं, जैसे कि जो बाघ है वो भी एक संकटापन्न प्रजातियां हैं, और इनके हंटिंग या फिर इनकी शिकार की रोकथाम की बात इस शेड्यूल 1 में की गई है। आगे बात करें शेड्यूल 5 के अंतर्गत क्या है, इसमें ये कहा गया है कि जो भी वर्मिन है, वर्मिन का मतलब ये हुआ कि वैसे जानवर, वैसे वन्य जीव जो कि बीमारी फैला सकते हैं या फिर जो मानव को या फिर फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको मारने की बात शेड्यूल 5 में की गई है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति से इन्हें मारा जा सकता है, और कौन से वन्य प्राणी को कब वर्मिन घोषित किया जाना चाहिए, ये तय करने का अधिकार यहाँ पर किसे दिया गया है, ये राज्यों को दिया गया है तय करने का अधिकार, और इस हिसाब से इसमें जो परिवर्तन होता रहता है। वहीं अनुसूची 6 में पादपों आदि से संदर्भित चर्चा की गई है। तो ये 6 ऐसे अनुसूचियां हैं जिनमें अलग अलग स्तर पर वर्गीकरण किया गया है। इन वर्गीकरण के आधार पर भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान में जो संशोधन की बात की जा रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि इस शेड्यूल में घटोतरी की जाए, 6 से घटाकर इसे 4 किया जाए। आगे बात करें तो इसमें वही बात कही गई है कि इसमें जो स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं उनकी संदर्भित जो शेड्यूल्स हैं उसे 2 किया जाए, और जो वर्मिन स्पीसीज हैं इनसे संदर्भित जो शेड्यूल है उसे हटा दिया जाए, उसे रिमूव कर दिया जाए। यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए वर्मिन शेड्यूल यहाँ पर 5 है, यानी कि शेड्यूल 5 को हटाने की बात यहाँ पर की जा रही है, और साथ ही एक नए शेड्यूल को इंसर्ट करने की बात की जा रही है जिसमें साइट से संदर्भित जो अपेंडिसेस हैं, 3 अपेंडिसेस हैं, इनको शामिल किया जा सकता है। आगे बात करें, ये वर्मिन्स हैं जिनके संदर्भ में मैंने आपको बताया, इन्हें हिंदी में पीड़क जंतु भी कहते हैं, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मानव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस लिहाज से इन्हें वर्मिन की संज्ञा दी जाती है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तरों पर अलग अलग स्थितियों में वर्मिन जानवर घोषित किए जाते हैं। जैसे ये एक नीलगाय है, नीलगाय के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये फसलें बर्बाद कर देती हैं, और इस लिहाज से इन्हें वर्मिन के अंतर्गत भी रखा जाता है। कई राज्यों में इन्हें वर्मिन संज्ञा भी दी गई है। आगे बात करें तो यह जो विधेयक है इसमें भारत सरकार को ये शक्ति दी जाती है कि किसी भी इन्वेसिव स्पीसीज, जो भी इन्वेसिव स्पीसीज है, इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब क्या हुआ कि वैसे स्पीसीज, चाहे वो पादप हों या फिर जानवर हों, वैसे स्पीसीज जो कि किसी स्थानीय स्पीसीज के जो निवास स्थान है, जो उसका हैबिटेट है, जो आवास है, उस आवास में वो अतिक्रमण कर गया है, वहाँ चला गया है और वहाँ पर जो है अपने भरण पोषण की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट बुरा पड़ता है जो स्थानीय पादप हैं या फिर जो स्थानीय जंतु हैं, उस पर उसका एक नकारात्मक असर भी देखने को मिलता है। इससे न केवल वहाँ की स्थानीय पारिस्थितिकी या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, बल्कि उससे संदर्भित जो अर्थव्यवस्था है उसको भी नुकसान पहुँच सकता है इन्वेसिव स्पीसीज़ के चलते। तो यहाँ पर इन्वेसिव स्पीसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ही बात की गई है कि केंद्र सरकार को इन्वेसिव स्पीसीज से संदर्भित आयात, व्यापार, उसका रखरखाव या फिर उसके प्रसार को रोकने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथोराइज एंड ऑफिसर, एक अधिकारी नियुक्त कर सकता है केंद्र सरकार, जो कि इस तरीके से कोई भी यदि इन्वेसिव स्पीसीज को यदि चेक किया जाए तो उसे कब्जा में लिया जाए, उसे जब्त किया जा सके। आगे बात करते हैं साइट्स के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया, ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन है या फिर महत्वपूर्ण समझौता है, अभी समय है, और इसके अंतर्गत जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है पादपों और जानवरों का, वो 3 अपेंडिसेस के आधार पर किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको जानना चाहिए। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यही है कि ये चाहता है कि जो भी स्पेसिमेंस लिस्टेड हैं वो रेगुलेट किए जाए, उनका रेगुलेशन किया जाए और उसके लिए परमिट ली जाए, और इसके आधार पर यह जो संगठन है, यह संगठन काम करता है। तो इस संगठन के संदर्भ में आपको 2-3 चीज़ें मोटे तौर पर जाननी चाहिए कि इसमें किस संदर्भ में बात की गई है,
इसमें कितने अपेंडिसेज हैं और ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है या नहीं है। तो यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, यूएन का अंग ये नहीं है, ये एक स्वतंत्र संस्था के तौर पर काम करता है। आगे समझें तो इसमें यदि बिल के संदर्भ में बात की जाए तो साइट्स के अंतर्गत कोशिश की गई है कि एक वैज्ञानिक अथॉरिटी या साइंटिफिक अथॉरिटी की बहाली की जाए, एक मैनेजमेंट अथॉरिटी की बहाली की जाए और मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास कुछ शक्तियां भी हो, इस संदर्भ में भी बात की गई है। और इस बिल में ये भी कोशिश की गई है कि केंद्र सरकार जो है कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई करे, उसे अधिसूचित करे। कंजर्वेशन रिजर्व वर्तमान में राज्य सरकारों के द्वारा ही घोषित किए जाते हैं। राज्य सरकारें ही किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या फिर जो भी वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो भी सैंक्चुरीज हैं, इनके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर घोषित करते हैं। लेकिन इस बिल के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार को ही इसकी शक्ति मिलनी चाहिए। आगे बात करें तो इसमें कैप्टिव एनिमल्स, जो भी बंदी जानवर होते हैं, बंदी वन्य प्राणी होते हैं, उनके संदर्भ में क्या संशोधन की बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि एक व्यक्ति चाहे तो ऐच्छिक तौर पर जो भी वन्य प्राणी है, जो भी ऐसा वन्य प्राणी है जो कि बंदी है, उसे सरेंडर कर सकता है, उसे सौंप सकता है। किसे? तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को सौंप सकता है। और इस तरीके से ये कुछ प्रावधान इस विधेयक में देखने को मिलते हैं। यदि प्रश्नों के आधार पर बात करें तो IAS प्री एग्जाम में ही प्रश्न एक बार पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाई एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाई लॉ। और घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस, वाइल्ड बफेलो, इन तीनों को यहाँ पर दर्शाया गया था। और कूट के स्तर पर पूछा गया था कि इनमें से कौन से ऐसे वन्य जीव हैं जिन्हें क्या नहीं किया जा सकता है, जिन्हें मारा नहीं जा सकता है, इनका शिकार नहीं किया जा सकता है। और इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन डी, यानी कि इन तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 इसका सही जवाब था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग को भी समझना है ना। मेन तो यही है कि जो कंटेंट आपके पास में अवेलेबल है, उस अवेलेबल कंटेंट के अगेंस्ट में आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसके प्रति आप कितना सहज हैं। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया था कि इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट इम्प्लाई। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जिन 5 या 6 शेड्यूल की हमने चर्चा की, उसी के आधार पर ये सवाल बनाया गया है कि यदि किसी भी कछुए की प्रजाति को शेड्यूल 1 के अंतर्गत संरक्षित माना जाता है तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर, है ना। एकदम सीधा सवाल यहाँ पर पूछा गया था। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखा दूँ ताकि आपको ध्यान में रहे प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। शेड्यूल 1 में ही यहाँ पर बात की गई है, एनिमल्स विच आर इन द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, दीज आर गिवन एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटिंग, एग्जाम्पल टाइगर, है ना। इन्हें बाघ की तरह मारने का अधिकार इन्हें नहीं है ना। जिस तरीके से बाघ को मारने का अधिकार नहीं है, उसी तरीके से इस सूची में संदर्भित जो भी वन्य जीव हैं उन्हें भी शिकार नहीं किया जा सकता है, उनका भी शिकार नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ बातें यहाँ पर प्रश्नों के स्तर पर भी आपको समझनी होंगी, इसके आधार पर भी आपको अपनी तैयारी करनी है। आगे की खबर पर बात करते हैं। आगे की खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू ब्लॉब। ब्लू ब्लॉब एक टर्म है जो कि हाल के समय में चर्चा में रहा है। ये ग्रीनलैंड वाला जो रीजन है और आइसलैंड वाला जो रीजन है उसके इर्द गिर्द का एक क्षेत्र है, ब्लू ब्लॉब के नाम से जाना गया है। यहाँ पर यह हुआ है कि यहाँ पर टेम्परेचर अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ के टेम्परेचर से कहीं अधिक कम रहा है और इस लिहाज से यहाँ पर ठंडी स्थिति रही है अन्य जो समुद्री क्षेत्र थे उनकी तुलना में। और इस लिहाज से यहाँ पर यह जो टर्म है, यह टर्म अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया है। यह एक प्रकार का कोल्ड पैच है जो कि साउथ ऑफ आइसलैंड और ग्रीनलैंड में देखा गया है। मैंने आपको मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। इसका प्रभाव ये होगा कि आइसलैंड का जो ग्लेशियर है
के पिघलने की दर कम होगी। जाहिर सी बात है कि जब गर्मी ज़्यादा होगी, जब वार्मिंग ज़्यादा होगी, तभी तो ग्लेशियर पिघलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ठंडी स्थिति देखी जा रही है, इसलिए ग्लेशियर के पिघलने की दर यहाँ पर कम हो सकती है। और इसी के अनुकूल कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे कि अटलांटिक वार्मिंग होल, वह भी इसी से जुड़ा हुआ टर्म है। तो अटलांटिक वार्मिंग होल का मतलब क्या हुआ कि इस पार्टिकुलर रीजन में लंबे समय तक ठंडी स्थिति यदि रहती है तो उसे हम अटलांटिक वार्मिंग होल भी कहते हैं। यानी कि वार्मिंग जो है होल हुई है, उसमें कमी आई है, वो एक तरीके से गैप वाली स्थिति को दर्शा रही है। इस लिहाज से इसे अटलांटिक वार्मिंग होल की संज्ञा दी जाती है। अटलांटिक वार्मिंग होल क्यों इसलिए नाम इसे दिया गया है, क्योंकि ये अटलांटिक रीजन ही है, अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है, तो इस लिहाज से इसे अटलांटिक वार्मिंग होल भी कहा जाता है। तो ब्लू ब्लॉब और फिर अटलांटिक वार्मिंग होल, ये टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी के संदर्भ में इनका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं। कुछ समय पहले ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के माध्यम से यह रिपोर्ट जारी की गई है। ये ध्यान रखना है कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, इन्हीं में से एक है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, जिसने ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जारी की है। 2021 का जो साल था वह सबसे बेहतर सालों में दूसरा सबसे बेहतर साल था। किस लिहाज से? ग्लोबल विंड इंडस्ट्री के लिहाज से, और इससे पहले वर्ष 2020 था। यदि ऑनशोर इंस्टॉलेशन की बात करें तो ऑनशोर इंस्टॉलेशन में कमी आई है, वहीं ऑफशोर इंस्टॉलेशन में बढ़ोतरी हुई है ना। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि ऑनशोर इंस्टॉलेशन और ऑफशोर इंस्टॉलेशन क्या होता है। ऑनशोर विंड पावर की यदि हम बात करें तो जो टर्बाइंस हैं, जो पवन चक्कियाँ हैं, जो विंड टर्बाइंस हैं, वे यदि भूमि पर या ज़मीन पर लगाए जाते हैं और उससे हवा का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल किया जाता है विद्युत सृजन में, तो इसे ऑनशोर इंस्टॉलेशन कहते हैं। और यदि जो पवन चक्कियाँ हैं, जो विंड टर्बाइन है, ये समुद्र में लगाए जाते हैं, समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र में लगाए जाते हैं, तो फिर उसे ऑफशोर विंड पावर के स्तर पर इन्हें ऑफशोर इंस्टॉलेशन कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। आगे बात करते हैं। एक और खबर है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र से संदर्भित जो गतिविधियां चल रही हैं उसको ट्रैक करना, और इससे संदर्भित जो पैरामीटर्स हैं इस इंडेक्स को जारी करने से संदर्भित वो टोटल 6 पैरामीटर्स हैं। 6 पैरामीटर्स के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया गया है। यहाँ पर मैं हर एक पैरामीटर के बारे में अलग से नहीं बताऊंगा, केवल ये ध्यान में रखना है कि 6 पैरामीटर्स हैं। यदि वाक्य में सवाल पूछ लिया जाता है कि कितने पैरामीटर के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि कैटेगरी के आधार पर बात करें तो 3 कैटेगरीज बनाई गई थी इस इंडेक्स को जारी करने के कॉन्टेक्स्ट में। पहली कैटेगरी फ्रंट रनर कैटेगरी थी, दूसरी कैटेगरी अचीवर कैटेगरी थी, और तीसरी कैटेगरी एस्पायरेंट की कैटेगरी थी। यानी कि 3 कैटेगरीज बनाई गई थी। यदि सबसे अधिक स्टेट्स की बात करें, लार्जर स्टेट्स में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। छोटे राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेश या फिर जो राज्य थे वो शामिल थे, और यूनियन टेरिटरीज़ में 8 नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ के अंतर्गत 8 यूनियन टेरिटरीज शामिल थे। दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, ये सभी जो हैं यूनियन टेरिटरीज़ के अंतर्गत शामिल थे। तो ये यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया है किसके द्वारा जारी किया गया है, कितने पैरामीटर्स के आधार पर जारी किया गया है, और टोटल कितनी कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। यदि हम सबसे बड़े राज्य में बात करें तो गुजरात का स्थान सबसे पहला था, और छोटे राज्यों में बात करें तो इस सूचकांक में गोवा का स्थान पहला था, है ना। आगे देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक और महत्वपूर्ण गतिविधि की गई है। डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लाया गया है नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, और इस लिहाज से यह जो विषय था यह विषय चर्चा में आया है। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का गठन
किया गया है जिला स्तर पर। जहाँ भी गंगा नदी गुजरती, जिस स्थान से, जिस शहर से गंगा नदी गुजरती है और जो भी ज़िले हैं उस गंगा रिवर बेसिन में, उन सभी ज़िलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही स्पष्ट है कि लोगों को गंगा नदी की स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उस पर बल दिया जाए। और इस लिहाज से पीपल पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन अबेटमेंट के संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। आगे देखें तो गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम की मॉनिटरिंग करने की कोशिश इसके माध्यम से की गई है। नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत इसका बेहतर यूटिलाइजेशन किया जाए, इस पर जोर दिया गया है। और साथ ही पीपल टू पीपल कनेक्ट या कंटेक्ट के रूप में यहाँ पर कोशिश की गई है कि गंगा नदी के रिजुविनेशन या फिर इसके जीर्णोद्धार पर बल दिया जाए। और यदि हम नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करें तो 2014 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसका मेन मकसद क्या था? गंगा के प्रदूषण को समाप्त करना और गंगा नदी का संरक्षण, इसका रिजुविनेशन सुनिश्चित करना इसका मुख्य फोकस था। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और जो भी राज्य इसके सहकारी के तौर पर कार्य कर रहे थे, ये सभी इसके इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग दे रहे हैं। और इसकी फंडिंग की गई है 20,000 करोड़ रुपए के साथ। तो फंडिंग के कंटेक्स्ट में तो सवाल नहीं पूछा जाएगा कि कितने रुपए की फंडिंग की गई है, बल्कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कब इसे अप्रूव किया गया था और किस मिशन के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सवाल कई बार व्याख्यात्मक स्तर पर भी पूछ लिए जाते हैं, इस लिहाज से ये जानना ज़रूरी है। आगे की खबर पर बात करते हैं। यूनेप रिपोर्ट हाल ही में आई है, एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट के नाम से इसे रिलीज़ किया गया है। यूनेप के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा यूनेप क्या है। और यदि हम यहाँ पर इस रिपोर्ट के संदर्भ में बात करें तो इसमें इन्वायरमेंटल चैलेंज के कंटेक्स्ट में जो भी पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं उनके कंटेक्स्ट में यहाँ पर बातचीत की गई है। और प्रदूषण पर, इसमें किस प्रदूषण पर? तो नॉइज़ प्रदूषण के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। इस रिपोर्ट में क्या फोकस किया गया है? अर्बन नॉइज़ पोल्यूशन को फोकस किया गया है, वाइल्ड फायर को भी फोकस किया गया है और साथ ही फेनोलॉजिकल शिफ्ट्स को भी इसमें फोकस किया गया है। यदि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे नॉइजेस्ट सिटी कौन है, इस पर यदि कभी सवाल पूछा जाए तो ढाका जो है वो सबसे नॉइजेस्ट सिटी है। और भारत में यदि बात की जाए तो मुरादाबाद जो है नॉइजेस्ट सिटी में पहले नंबर पर है, ये ध्यान में रखना होगा। यूनेप, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी और 5 जून को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि 5 जून को ही इस दिवस का आयोजन यूनेप के ही माध्यम से किया जाता है। जो यूनेप है ये यूनाइटेड नेशंस या फिर संयुक्त राष्ट्र का अंग है। अंग मतलब इसके अंतर्गत ही आता है, ये ध्यान में रखना है। इसके फंक्शंस के संदर्भ में यदि हम बात करें तो पर्यावरणीय एजेंडे के कंटेक्स्ट में पर्यावरणीय एजेंडा सेट करना और साथ ही धारणीय विकास को महत्व देना इसका महत्वपूर्ण काम है। और इस संस्था के द्वारा जो अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि यूएन एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। इस तरीके से ये सब कुछ रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं इस संस्था के द्वारा। तो कभी यदि सवाल में इस तरीके से पूछ लिया जाए कि ये रिपोर्ट यूनेप जारी करता है नहीं करता है तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। आगे की खबर को देखें। माइक्रोप्लास्टिक्स फाउंड इन ह्यूमन ब्लड फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार मानव शरीर में, मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति पाई गई थी और इस लिहाज से यह खबर चर्चा में आ गई थी। माइक्रोप्लास्टिक की यदि हम बात करें तो प्लास्टिक का ही एक छोटा रूप है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रो है ना, तो माइक्रो मतलब प्लास्टिक से ही छोटा हो गया वो। प्लास्टिक पार्टिकल्स यदि आकार की दृष्टि से देखें तो 0.33 से 5 मिलीमीटर के साइज के जो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं उन्हें माइक्रोप्लास्टिक की संज्ञा दी जाती है। इनका यदि सोर्स देखा जाए तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं
वो इनके महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट में माइक्रोप्लास्टिक्स की उपस्थिति मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, फेशियल स्क्रब्स, इनमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स की उपस्थिति मिल सकती है। ये सब कई बार उदाहरण के तौर पर भी पूछ लिया जाता है। जो सिंथेटिक क्लॉथिंग है, जो भी कपड़े हैं, जो कि कृत्रिम कपड़े हैं, उनमें भी फाइबर्स की उपस्थिति मिल सकती है। और जो भी प्री प्रोडक्शन पेलेट्स हैं और पाउडर्स हैं, उनमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स की उपस्थिति मिल सकती है। इसके अलावा फ्रैगमेंट्स डिग्रेडेड फ्रॉम लार्जर प्लास्टिक, बड़े प्लास्टिक से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो टूटते हैं, उन्हें भी माइक्रोप्लास्टिक की कैटेगरी में रखा जाता है। यदि हम माइक्रोप्लास्टिक को क्लासिफाई करें तो यह मुख्य तौर पर दो रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो होता है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक और दूसरा होता है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक का मतलब होता है कि जो पर्यावरण में प्रत्यक्ष तौर पर प्रवेश कर जाता है वो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक होता है। और इसके अंतर्गत जो भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक पेलेट्स हैं, प्लास्टिक फाइबर्स हैं, इन सभी को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक में होता है क्या है, माइक्रोप्लास्टिक्स जो कि लार्जर माइक्रोप्लास्टिक के टूटने से बनते हैं, वो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो भी वेव एक्शंस, जो भी तरंगीय गतिविधियां होती हैं, जो भी पर्यावरण से संदर्भित जो भी टूटन फूटन होता है, उसको इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। आगे बात करें तो माइक्रोप्लास्टिक के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स रही हैं, वो क्या कुछ इनिशिएटिव्स हैं। एक तो ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण भारत में 2022 तक समाप्त करने की बात की गई थी। बीते वर्ष में ही इस पर चर्चा भी की गई थी। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की व्यवस्था वर्ष 2016 में की गई थी और 2018 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है। इसमें EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल किया गया है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भी निर्माता प्लास्टिक का निर्माण कर रहा है, प्लास्टिक उत्पाद बना रहा है, तो उसी के पास जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये जो प्लास्टिक बना, इसका अंतिम रूप से जो निपटान है वो कैसे किया जाए। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है प्रोड्यूसर पर ही, इसलिए इसका नाम रखा गया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो भी निर्माता होते हैं, वे कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की जाए, उसका रीयूज़ किया जाए। इस तरीके से वे अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव नाम से एक पहल भी की गई है, जिसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और WWF इंडिया, इन तीनों की भूमिका यहाँ पर देखी जा रही है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव या फिर यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव नाम से यह पहल की गई है माइक्रो प्लास्टिक के ही संदर्भ में। इसके अलावा लंदन कन्वेंशन भी हुआ था वर्ष 1972 में, जो कि माइक्रो प्लास्टिक के ही संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वेंशन था। तो ये सब महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं ये आपको होनी चाहिए। बात करते हैं 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया और इसी दिन भारत के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलान 2.0 अभियान को लॉन्च किया गया। और ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यह जो अभियान है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है ग्रे वाटर को मैनेज करना। और ग्रे वाटर का मतलब क्या होता है, जो कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, जो भी घरेलू स्तर पर घरेलू कामकाज करने के दौरान जो अपशिष्ट जल होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसे हम ग्रे वाटर के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इस ग्रे वाटर में जो टॉयलेट का वाटर होता है वो शामिल नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जैसे कि वॉशिंग मशीन का जो अपशिष्ट जल है वो, या सिंक से जो पानी बाहर निकलता है यूज़ करने के बाद वो, तो ये सभी को ग्रे वाटर के अंतर्गत रखा जाता है। टॉयलेट वाले वाटर को ग्रे वाटर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ की गई है और इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि यह जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जारी की गई है IQ एयर के द्वारा, एक स्विस ग्रुप है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। पूरे विश्व में यदि सबसे प्रदूषित देश की बात की जाए तो वो
बांग्लादेश है और भारत की जो रैंकिंग है इसमें 5वीं रैंकिंग दर्शाई गई है। और मोस्ट पॉल्यूटेड रीजनल कैपिटल सिटी के अंतर्गत यदि हम बात करें तो दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के अंतर्गत माना गया है। भारत का परफॉर्मेंस यहाँ पर 11/15 रहा है। ये डाटा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सा देश मोस्ट पॉल्यूटेड देश है, भारत की रैंकिंग क्या है और किसने ये रिपोर्ट जारी की है। IQ एयर ने यह रिपोर्ट जारी की है। यदि हम रीजनल सिटी के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान का भिवाड़ी जो है वो सबसे प्रदूषित रहा है। आगे हम देखते हैं PM 2.5 ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि पार्टिकुलेट मैटर, है ना। PM 2.5 जो है ये एरोसोल इसमें होता है और इसमें डायमेंशन जो होता है जो पार्टिकल्स का वो 2.5 माइक्रोन या फिर इससे भी कम जो डायमीटर है ये डायमीटर होता है, इसलिए इसे PM 2.5 की संज्ञा दी जाती है। PM 10 जो होता है इसका मतलब होता है कि उसका डायमीटर 10 माइक्रोन या फिर उससे कम हो, तो इस तरीके से इसे नोटिफाई किया जाता है। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंतर्गत बात करें कि PM 2.5 के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके अंतर्गत सल्फेट, नाइट्रेट, ब्लैक कार्बन या फिर अमोनियम, इन सभी को माना जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्लैक कार्बन क्या हुआ कि किसी भी जीवाश्म ईंधन को जलाने से जो कार्बन मिलता है वो ब्लैक कार्बन होता है और इसी के पैरेलल में एक ब्लू कार्बन भी होता है। ब्लू कार्बन के कंटेक्स्ट में 2021 में सवाल बना भी है, पूछा भी गया है। ये क्या सवाल पूछा गया था अभी हम उसको देख भी लेंगे। ब्लू कार्बन का मतलब ये होता है कि जो भी कोस्टल रीजन्स में कार्बन भंडारण होता है, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन होता है कोस्टल इकोलॉजी में, उससे हम ब्लू कार्बन की संज्ञा देते। आगे हम बात करें तो कॉमन ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ PM 2.5 कौन कौन से हैं, जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन, पावर जनरेशन, औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी PM 2.5 जनरेट होता है। जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस होते हैं, जो कृषि प्रक्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, इनमें भी PM 2.5 जनरेट होता है। कंस्ट्रक्शन के काम में भी PM 2.5 जनरेट होता है। कोयला यदि जलता है तो उसमें भी PM 2.5 जनरेट होता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि कई बार इस तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि PM 2.5 का जो स्रोत है वो क्या है और उस हिसाब से आपको ये सब जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हो सकेंगी। आगे बात करते हैं, यदि PM 2.5 के नेचुरल सोर्स के कंटेक्स्ट में समझें तो जो सैंड स्टॉर्म है, वाइल्ड लाइफ या जंगलों में आग लग जाती है, जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं, जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, ये सभी जो हैं PM 2.5 के नेचुरल जो सोर्सेज हैं वो माने जाते हैं। तो ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कक्षा में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। नमस्कार।